मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा कि मेरे कपड़े इस्त्री हो चुके हैं। रामू ने अच्छा साहिब कहा और चला गया। मैंने पिस्तौल को मेज के नीचे दराज में रखकर चाबी लगा दी। दिन के 11:15 का टाइम हो रहा था। सोचा कि क्यों ना शहर में चलकर वाइन की बोतलों का जायजा लिया जाए। अगर हो सके तो मुझे आज ही एक बोतल खरीद कर रख लेनी चाहिए। ये सोचकर मैंने बालों में कंघी फेरी, तौलिए से चेहरा पूंछा और कमरे को ताला लगाकर चाबी इंद्रानी के हवाले की और गाड़ी स्टार्ट करके उधमपुर के शहर की तरफ चल पड़ा। शहर की गुंजान आबादी के एक बड़े बाजार के आखिरी कोने पर उम्मुल खबाइस का ठेका था। मैं होटल से निकलकर सड़क पर आया ही था कि सामने से इंडियन एयरफोर्स की एक जीप आती दिखाई दी। मैंने अपनी जीप एक तरफ कर ली ताकि वो गुजर जाए, क्योंकि सड़क ज़्यादा कुशादा नहीं थी। जीप ज़रा करीब आई तो मेरा दिल धक से रह गया। इसमें फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर चड्डा सवार था और इसके साथ वाली सीट पर वही लड़की ओशा बैठी थी। चड्डा ने मुझे हाथ का इशारा किया और जीप मेरे पास लाकर रोक दी। मैंने भी ब्रेक लगा दी। 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना होगा। मिस्टर चड्डा ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन मल्होत्रा, क्या बात है, तुमने मिस ओशा को नहीं पहचाना? मिस्टर चड्डा मुस्कुरा रहा था। ओशा मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से तक रही थी। इसने फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा की तरफ देखकर कहा, सर लेकिन ये मेरा मतलब है। ऐन इसी वक्त मैं उछलकर सीट पर से बाहर निकला और ओशा की तरफ बढ़ गया। इसका हाथ थाम लिया। हेलो डार्लिंग, ओशा तुम कब आई? ओशा बुखला सी गई, वो सिमट सी गई, मगर मैंने इसे बाजू से पकड़कर अपनी जीप की तरफ ले जाते हुए इसके कान में कहा, यह टॉप सीक्रेट है। मिस ओशा, कैप्टन मल्होत्रा एक दूसरी जगह पर हैं। फिर मिस्टर चड्डा की तरफ देखकर मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मिस्टर चड्डा, सो लॉन्ग सो लॉन्ग। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा जीप को लेकर आगे बढ़ गया। ओशा घबराई हुई सी थी। मैंने इसे अपने साथ वाली सीट पर बैठने के लिए कहा, वो बैठ गई और मुझसे परेशानी के अंदाज में पूछा कि कैप्टन मल्होत्रा कहाँ है, तुम कौन हो? मैंने जीप स्टार्ट करनी चाहिए तो ओशा ने स्टीयरिंग पर हाथ रख दिया। मैंने भारत की लड़कियों में एतमाद का जज्बा कुछ ज़्यादा ही देखा है। इसकी वजह शायद ये है कि मुतवसत और ऊपर वाले तबके की लड़कियों की परवरिश आज़ादाना माहौल में होती है। ओशा एक खुश शक्ल नौजवान लड़की थी। गाल पर बाएं जानिब एक छोटा सा तिल था, रंग हल्का गंदमी था और वो अंग्रेज़ी ज़ुबान बड़ी रवानी से बोलती थी। मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोली, कैप्टन मल्होत्रा कहाँ है? इंडियन फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा जा चुका था। अब मैं पूरी आज़ादी और एतमाद से बात कर सकता था। मैंने कहा, मैडम ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पहली बात तो ये है कि आपको कैप्टन साहब से नहीं मिलना चाहिए और इस तरफ आना ही नहीं चाहिए था। आप किले वाले फौजी इलाके की तरफ गई क्यों थी? ओशा ने सांस भरकर कहा, हाँ मुझे कैप्टन मल्होत्रा ने फ़ोन किया था कि वो इसी जगह पर मौजूद है और इसके एक कोलीग ने बताया कि वो इंद्रानी बोर्डिंग हाउस में ठहरा हुआ है। वहाँ गई तो मालूम हुआ कि कोई फौजी अफसर वहाँ नहीं है। तंग आकर मैं वापस किले की तरफ जा रही थी कि फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा मिल गए। मैंने इनसे बात की तो वो मुझे इसी बोर्डिंग हाउस की तरफ लेकर आ रहे थे कि तुम सामने से मिल गए। पहले ये बताओ कि फ्लाइंग ऑफिसर ने तुम्हें कैप्टन मल्होत्रा क्यों कहा? या तुम कैप्टन मल्होत्रा का रूप बदल कर आए हुए हो? मैंने फ़ौरन इसकी गलत फहमी दूर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कैप्टन मल्होत्रा अम्बाला छावनी से ज़रूर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए चले गए, मगर एक ख़ास प्लानिंग के तहत हमने उन्हें चंडीगढ़ ही में एक जगह रोक लिया और इनकी जगह मुझे कैप्टन मल्होत्रा के कागजात देकर यहाँ भेज दिया गया। इसकी वजह क्या थी ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस का टॉप सीक्रेट है और मैं समझता हूँ कि तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए। ओशा मुझे कुछ बेचैन सी नजर आने लगी। इसने अपने होंठ काटते हुए पूछा, क्या मैं चंडीगढ़ में कैप्टन मल्होत्रा से फ़ोन पर बात कर सकती हूँ? मैंने कहा, मैडम हम आपको कैप्टन साहब का फ़ोन नंबर कैसे बता सकते हैं, ये हमारा टॉप सीक्रेट है। इसी वक्त मुझे ख्याल आया कि लड़की को अपनी गिरफ्त में रखना चाहिए, वरना ये मेरे लिए तबाहकुन भी साबित हो सकती है। मैंने अपना चेहरा संजीदा बना लिया और फिर इसकी तरफ देखकर कहा, मैडम अगर आप वादा करें कि अपनी किसी सहेली वगैरह से बात नहीं करेंगे तो मैं कैप्टन मल्होत्रा से आपकी बात करा सकता हूँ। लड़की का चेहरा एकदम खिल उठा, प्लीज़ मेरी बात करा दे। मैं वादा करती हूँ कि किसी से इसका जिक्र नहीं करूँगी। मुझे मालूम था कि वो ग्रीन होटल में ठहरी हुई है, लेकिन मैं इस पर जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने इससे पूछा कि आप कहाँ ठहरी? इसने ग्रीन होटल का नाम लिया और बताया कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ उधमपुर आई हुई है, परसों वापस जम्मू चली जाएगी। मैंने इसे कहा, मैडम मैं आज और कल तो आपकी बात नहीं करवा सकता, हाँ 2 दिन के बाद बात हो सकती है। फिर वो चहक कर बोली, ठीक है मैं 1 रोज़ और ठहर जाऊँगी, मेरा फ़ोन नंबर लिख लें। मैंने कहा, मैं अपना नंबर जाहिर नहीं कर सकता मैडम, आई एम सॉरी, मगर मैं परसों शाम को फ़ोन ज़रूर करूँगी। ओशा ने मुझे ग्रीन होटल का फ़ोन नंबर और अपने कमरे का नंबर लिखवा दिया और जीप से उतरकर बाय बाय कहती सड़क पर शहर की तरफ चलने लगी।
मैंने सारे मामले को इतना पुरस्कार बना दिया था कि अब इसे ग्रीन होटल तक लिफ्ट नहीं दे सकता था। मैंने वहीं से जीप वापस मोड़ी और बोर्डिंग हाउस में आ गया। इंद्रानी काउंटर पर नहीं थी। मैं इसके कमरे में बैठ गया जहां लोग बैठकर चाय वगैरह पीते थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और ओशा के बारे में गौर करने लगा। अगरचे मैंने इसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था और मुझे यकीन था कि वो किसी से कैप्टन मल्होत्रा के बारे में कोई बात नहीं करेगी, फिर भी इसकी तरफ से मेरे दिल में शक लगा हुआ था कि कहीं ये लड़की किसी से कोई बात न कर बैठे। यही कि यहाँ एक शख्स कैप्टन मल्होत्रा बनकर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आया हुआ है। मैंने इंद्रानी को देखा कि वो बरामदे से गुजर कर काउंटर पर आकर बैठ गई। इसने गोशाए चशम से मुझे बैठे हुए देख लिया था। मैं उषा के बारे में इससे मशवरा करना चाहता था। इस वक्त मौका भी था। लोग नाश्ता वगैरह करके जा चुके थे, काउंटर खाली था। मैं आहिस्ता से उठकर इंद्रानी के पास आ गया। मैंने जेब से नोटबुक निकाली और इस पर कुछ दर्ज करते हुए बोला, ओशा को एक फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ ले आया था। इंद्रानी जरा चौंकी, यूं ही मेज के दराज खोलकर कुछ तलाश करते हुए बोली, मुझे मुख्तसर बताओ क्या बात हुई। फिर इस दराज से एक टूरिस्ट रिसाला निकाल कर मेरे सामने रख दिया और एक तस्वीर पर उंगली रखकर बोली, कोई आए तो इस पहाड़ के बारे में बातें शुरू कर देना। अब बताओ ओशा को तुमने क्या कहा। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इंद्रानी को सारा वाक़या बयान कर दिया। वो मुतफ़िकराना अंदाज में रिसाले के वर्क उलटने लगी और बोली, इस लड़की को रास्ते से हटा दो। मैंने रिसाले की एक रंगीन तस्वीर पर उंगली रख दी और कहा, स्पॉट कश्मीर में किस जगह पर है। इसके साथ ही धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम समझती हो कि कैप्टन मल्होत्रा से फ़ोन करवाने का लालच इसकी ज़ुबान को बंद नहीं रखेगा। इंद्रानी की नज़रें रिसाले पर जमी थी और वह आहिस्ता आहिस्ता इसके वर्क उलट रही थी। कहने लगी, मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारा मिशन एक आम लड़की की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। मैंने जवाब दिया, क्या तुम ओशा की निगरानी नहीं करवा सकती। इंद्रानी ने रिसाले को बंद करके दराज में रखते हुए मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोली, मेरे लिए ये नामुमकिन है। वो ठीक कह रही थी। वो इस पोजीशन में नहीं थी कि ग्रीन होटल में रहने वाली किसी लड़की के पीछे कोई आदमी या औरत लगा दे जो इसकी निगरानी करते रहे। इंद्रानी वहाँ एक ऐसी सीक्रेट एजेंट की हैसियत से काम कर रही थी जिसने बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात को बहुत महदूद जाहिर कर रखा था। इसकी सिर्फ एक एजेंट थी, मार्गरेट, और मार्गरेट का दायरा कार सिर्फ टेलीग्राफ ऑफिस तक ही महदूद था। मैं काउंटर से हटकर बाहर आ गया, जीप पकड़ी और उधमपुर शहर की तरफ एक बार फिर रवाना हो गया। ठेके की दुकान मैंने देखी हुई थी। दोपहर के वक्त भी ठेके पर ग्राहक चले आ रहे थे। चूँकि वहाँ शराब वगैरह पर पाबंदी नहीं थी, इसलिए ठेके पर गाहकी रहती थी। मैंने इस वक्त ठेके पर जाना मुनासिब ना ख्याल किया और जीप को निकाल कर ले गया। ग्रीन होटल मैंने देखा नहीं था। बड़े बाजार से निकलते ही मैंने जीप रोक कर एक आदमी से ग्रीन होटल का पता पूछा और इस तरफ को चल पड़े। ये होटल शहर के मगरबी किनारे पर एक पुरफिजा बाग के सामने था। 3 मंजिला डहलानी छत वाला होटल था। मैंने दूर ही से इसको गौर से देखा और इसके पीछे से होता हुआ अपने बोर्डिंग हाउस की तरफ रवाना हो गया। दोपहर का खाना कमरे में ही खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। जब आँख खुली तो सूरज गुरूब हो रहा था। यूं ही ख्याल आया कि थंडर बेस वाले किले की तरफ चलना चाहिए। अंधे कुएं में 2 लाशें पड़ी हैं। इस वक्त तक जरूर किले के सिपाहियों को इसका इल्म हो चुका होगा। मैं मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और जीप लेकर थंडर बेस की तरफ चल पड़ा। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। किले के इर्द गिर्द लाशों की बदबू फैली हुई थी। कुछ सिपाही, स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कोल और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा वहाँ मौजूद थे। इन सब ने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे। दोनों लाशें जो मसख हो चुकी थी उन्होंने अपनी निगरानी में कुएं से निकलवा कर सामने जमीन पर डाल रखी थी। मैं वहाँ पहुँचा तो हैरत पर हैरत के तासुरात पैदा करते हुए पूछा, सर ये क्या है? ये लाशें कहाँ से आ गई? मैंने जल्दी से रुमाल निकाल कर मुँह पर हाथ रख लिया। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने कहा, कोई इनको कत्ल करके लाशें कुएं में फेंक गया था। ये सारा इलाका आउट ऑफ बाउंड है। यहाँ तक कोई सिविलियन आया कैसे? कोल ने सिपाहियों को लाशें जलाने का हुक्म दिया और मुझे लेकर किले के अंदर आ गया। मैं, स्क्वाड्रन लीडर कोल और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा बड़े कमरे में एक मेज़ के गिर्द बैठे थे। कोल कहने लगा, लाशें बिल्कुल मसख हो चुकी थी, फिर भी मैंने इनकी तस्वीरें वायरल कर दी हैं। ये केस भी अभी पुलिस को नहीं दूंगी। मुझे तो सबूताज लगता है किसी सिविलियन की जरूरत नहीं हो सकती कि लाशें यहाँ लाए और इन्हें कुएं में फेंक कर चला जाए। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया है। चड्डा कहने लगा, सर इधर लोगों में ज़मीनों की दुश्मनियाँ चलती रहती हैं, कत्ल भी होते रहते हैं। कोल बोला, मगर हमारा सिक्योरिटी का इलाका है, इधर कोई लाशों को लेकर कैसे आ गया? मैंने दोनों लाशों को कुएं में फेंकने से पहले इनकी जेबों से सारे कागजात निकाल कर जला डाले थे। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, कैप्टन मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस को रिपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये सिविलियन मर्डर का केस है। मैं मिस्टर कोल का इत्मीनान हासिल करना चाहता था। मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं समझता हूँ, आप बेफिक्र रहें। अगर ये सिक्योरिटी का मामला है, इसके बावजूद मैं हेडक्वार्टर को दी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं करूँगा। मैंने देखा कि मिस्टर कोल ने इत्मीनान का सांस लिया। इसके सर से जैसे भारी बोझ उतर गया था।
वो जानता था कि अगर मैं रिपोर्ट कर देता हूँ तो इसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती थी। स्क्वाड्रन लीडर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरे लिए चाय मंगवाई। वहाँ इसराइली ग्रुप कैप्टन मिस्टर सावल भी आ गया। इसने कुएं से निकलने वाली लाशों के बारे में सिर्फ इतना कहा कि अब इनकी बदबू खत्म हो गई है। गार्ड ने दोनों लाशों को जला डाला है। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा चहक कर बोला, फॉरगेट इट सर। बाय द वे, मेरे पास चैंपियन थोड़ी सी है। कैप्टन, तुम पीना पसंद करोगे? मैंने एक ज़रूरी काम का बहाना बनाकर माजरत पेश कर दी। फिर मिस्टर कोल को साथ लिया और किले के असला डिपो में सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आ गया। यहाँ भी असले से बड़ी हुई पेटियाँ पड़ी थी। मिस्टर कोल ने बताया कि इनमें माइंस की भी बड़ी भारी तादाद है। मैं दिल में अंदाज़ा लगा रहा था, जब ये सारे का सारा असला एक धमाके से फटा तो एक बार तो सारा शहर हिल जाएगा। इस जगह किसी टाइम बम का रखा जाना बहुत ज़रूरी था। टाइम बम या दस्ती बम के बगैर यह असला नहीं फट सकता था, या फिर किसी तरीके से यहाँ आग लगा दी जाए। मेरी तवज्जो आग पर ही लगी थी, क्योंकि ना तो मैं यहाँ टाइम बम लगाने की पोजीशन में था और ना मैं वहाँ से कोई हैंड ग्रेनेड हासिल कर सकता था। इन्हीं ख्यालात में गलता मैं इंडियन स्क्वाड्रन लीडर के साथ असला डिपो से बाहर आ गया। स्टाफ की अक्सर नफरी जम्मू छावनी गई हुई थी। मैंने जानबूझकर स्क्वाड्रन लीडर से अपनी कल वाली बर्थडे पार्टी का जिक्र छेड़ा। सर, मैं चाहता हूँ कि बर्थडे पार्टी बड़ी शानदार हो। अगर मैं अम्बाले में होता तो आपको घर का बना हुआ लजीज तरीन केक खिलाता। मेरी पत्नी का केक बनाने में जवाब नहीं। स्क्वाड्रन लीडर ने मुस्कुराकर कहा, कभी आपके यहाँ अम्बाले भी जरूर आएंगे कैप्टन मल्होत्रा, लेकिन कल की पार्टी के लिए हमने खास तौर पर केक का ऑर्डर दे रखा है। जम्मू की एक बेकरी में बड़े शानदार केक तैयार होते हैं। छावनी में वही बेकरी केक वगैरह सप्लाई करती है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे पसंद करोगे। बातों ही बातों में मैंने ये तसल्ली कर ली कि कल शाम को स्टाफ के सारे मेंबर थंडर बेस के हॉल कमरे में मौजूद होंगे। ये लोग मुझे रात के खाने तक रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने माजरत पेश की। जब मैं जीप में बैठकर जाने लगा तो फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा कहने लगा, कैप्टन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे कमांड हेडक्वार्टर की तरफ आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इसे रास्ते में ही मिल गया। तुम्हें तो मालूम ही है कि यहाँ किस कदर सिक्योरिटी है। फिर शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उम्मीद है तुमने अच्छा वक्त गुजारा होगा। मैं भी मुस्कुरा दिया। ओके मिस्टर चड्डा, कल मिलेंगे, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा। वो कहने लगा, तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए कैप्टन, हम 4 बजे पार्टी ओपन कर देना चाहते हैं। सभी पीने पिलाने वाले हैं। बड़ी देर बाद कहीं ऐसी पार्टी का मौका मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। मैं जीप निकाल कर शहर की तरफ रवाना हो गया। बोर्डिंग हाउस में आया तो रात हो चुकी थी। रोशनियां हो रही थी। मैं चाबी लेने काउंटर पर आया तो इंद्रानी शेल्फ में लगी हुई चाबी उतार कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए आहिस्ता से बोली, वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसे यहाँ आने से रोक दो। फिर मुस्कुराकर ऊंची आवाज़ में बोली, सर, खाना आप कमरे में खाएंगे या डाइनिंग रूम में आकर? मैंने इसका शुक्रिया अदा करते हुए आम गाहक की तरह कहा, मैं कमरे में ही खाना पसंद करूंगा। दिल में ओशा को बुरा भला कह रहा था कि ये कमबख्त अब यहाँ क्या लेने आ गई। मैं काउंटर से मुड़ा ही था कि ओशा कुर्सी से उठकर मेरी तरफ बढ़ी। मैंने इसे बरामदे में आने का इशारा किया। बरामदे में जरा अंधेरा था। मैं इसे एक तरफ ले गया और कदरे तुरश रूई से कहा, मिस ओशा, मैंने आपको इधर आने से मना किया था। क्या आपको अपने भारत देश की सिक्योरिटी का कोई ख्याल नहीं है? ओशा माजरत करने लगी, सर, मुझे अफसोस है, मगर मैंने आज सुबह कैप्टन मल्होत्रा के घर इसकी छोटी बहन को फ़ोन किया था तो वो बड़े परेशान थे, क्योंकि कैप्टन मल्होत्रा जब भी किसी दौरे पर जाते हैं तो घर हर रोज़ फ़ोन करते हैं। माताजी भी कह रही थी कि इनके बेटे का 2-3 दिन से कोई फ़ोन नहीं आया। ये बात मेरे लिए बड़ी परेशानी की थी। कैप्टन मल्होत्रा की माता ने अगर इसके अम्बाले छावनी वाले ऑफिस में फ़ोन करके अपनी तशवीश का इजहार किया तो दफ्तर वाले थंडर बेस में फ़ोन करेंगे और खामखाए उलझन खड़ी हो सकती थी। मैंने ओशा से कहा कि तुमने उन्हें बताया नहीं कि ये टॉप सीक्रेट टूर है कैप्टन मल्होत्रा का, और वो जहाँ भी हैं खैरियत से है। ओशा झट बोली, सर, मैंने इनकी तसल्ली कर दी थी कि कैप्टन बिल्कुल ठीक ठाक है और मामला ऐसा है कि वो घर पर फ़ोन नहीं कर सकती और आप परेशान ना हो। मैंने ओशा से पूछा कि अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? ओशा ने बड़ी आजी से कहा, सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज कैप्टन से मेरी फ़ोन पर बात करा दी? मैंने ओशा को डांट कर कहा, मिस ओशा, मुझे अफसोस है कि तुम एक पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें कर रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे जज्बात का ख्याल करते हुए तुमसे हामी भरी थी कि कैप्टन मल्होत्रा से तुम्हारी फ़ोन पर बात करा दूंगा, वरना मुझे किसी हालत में भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी नौकरी का ख़तरा मोल लेकर ऐसा कर रहा हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए और कैप्टन मल्होत्रा को भी नौकरी से डिसमिस कर दिया जाए? ओशा ने फ़ौरन मुझसे माफ़ी मांगी और बोली, नहीं नहीं सर, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती, हरगिज़ नहीं चाहती। मैंने कहा, तो फिर एक दिन मज़ीद इंतज़ार कर लो। परसों दोपहर के 2 बजे मैं तुम्हें ग्रीन होटल से आकर ले जाऊँगा। तुम अपने कमरे में ही रहना, फिर हम टेलीफोन ऑफिस जाकर कैप्टन मल्होत्रा से बात करेंगे। ओके, अब तुम जाओ और दोबारा इस बोर्डिंग हाउस में कदम न रखना। ओके सर, मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। इसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और बरामदे में से गुजरकर सीढ़ियाँ उतरकर बोर्डिंग हाउस के लॉन से गुजर गई।
मैं बरामदे के नीम रोशन कोने में खड़ा इसे सड़क पर जाते देखता रहा। मुझे वैसे भी यकीन था कि ये लड़की कम से कम कल शाम तक खामोश रहे। मुझे इस पर यकीन करना ही पड़ रहा था। अभी मैं इसे कत्ल नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बराह रास्त मेरे मिशन में हाल नहीं हो रही थी। अगर ऐसी बात होती तो अब तक इस नौजवान लड़की की लाश भी उधमपुर की पहाड़ियों की किसी खुड में पड़ी गल सड़ रही होती। इंद्रानी से मैंने कोई बात न की और अपने कमरे में आ गया। रात को खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन शाम को मेरी बर्थडे पार्टी थी जो शायद थंडर बेस वाले किले के इंडियन फिजाइया के स्टाफ मेंबरान की जिंदगियों की आखिरी पार्टी थी। वाइन की बोतल लाने का काम मैं सुबह सुबह ही अंजाम दे देना चाहता था क्योंकि फिर ठेके पर लोगों की आमदोरफ्त का तांता बन जाता था। ठेका ठीक 10 बजे खुलता था। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा। ठीक 10 बजे मैं बोर्डिंग हाउस से अपनी जीप में निकल खड़ा हुआ। ठेके का मालिक सिख अपनी गद्दी पर बैठा था। मैंने दुकान में दाखिल होकर एक ऐसी वाइन की बोतल को पसंद किया जिसका साइज बड़ा था और जो गत्ते के खूबसूरत डब्बे में बंद थी। कीमत अदा करके मैं वापस चल पड़ा। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ाई और वाइन की बोतल को अपने सामने मेज़ पर रखकर इसकी पैकिंग को चारों तरफ से देखा। गत्ते के डब्बे पर कोई टेप नहीं लगी थी। मैंने डब्बा खोलकर बोतल को बाहर निकाली। एक ऐसी बोतल थी जिसका पैंदा चौड़ा था। इस पर खूबसूरत लेबल लगा था। ढकना ऐसा था कि जो मशीन से बंद किया गया था और थोड़ा सा घुमाकर खुल जाता था। मुझे बहरहाल इसे खोलना ही था। इंतहाई एहतियात के साथ मैंने सुनहरे ढकने को हथेली में जमाकर आहिस्ता से बाएं जानिब घुमाया। कटक की आवाज़ के साथ ढकना खुल गया। अब मैंने खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ साइनाइड जहर कैप्सूल निकालकर इसे खोला और फिर सारे का सारा सफूफ वाइन की बोतल में गिरा दिया। वाइन का कलर सुर्ख था। मुझे डर था कि जहर के मिलाने से वाइन का रंग बदल न जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। वाइन का रंग सुर्ख ही रहा। मैंने बोतल को आहिस्ता से थोड़ी देर हिलाया, फिर ढकना बंद करके बोतल को गत्ते के डब्बे में बड़ी एहतियात से दोबारा पैक कर ली और इसे मेज़ के नीचे दराज में बंद करके ताला लगा दिया। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे किसी तरीके से इत्मीनान भी कर लेना चाहिए कि क्या ये जहर ही है। कहीं इंद्रानी को मिलावटी जहर दिया गया है, इसके पेट में दर्द शुरू हो जाए, मामला गड़बड़ हो सकता था। मुझ पर ना सिर्फ शुबा किया जा सकता था बल्कि मुझे इसी वक्त हिरासत में भी लिया जा सकता था। इस जहर से काम लेने के लिए मैं इसलिए तैयार हो गया था, बल्कि इस जहर को बुनियाद बनाकर मैंने सारी स्कीम इसलिए तैयार की थी कि मैं जानता था कि यही एक ऐसा जहर है जो आदमी को जुबान से एक लफ्ज़ भी अदा करने बल्कि दर्द का इजहार करने की भी मोहलत नहीं देता और आनन फानन आदमी का खात्मा हो जाता है। यही वजह थी कि इस जहर का आज तक कोई जायका नहीं बता सका था। सवाल ये था कि मैं जहर को चेक कैसे करूं, ये कैसे मालूम हो कि ये जहर साइनाइड ही है। सोचते सोचते मैंने 2-3 सिगरेट फूंक डाले। आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने अपने सूट केस की तलाशी ली। मुझे कोई छोटी शीशी न मिली। छोटी शीशी में जहरीली वाइन डालने का भी एक मसला था। सोच सोच कर एक तरीका मुझे सूझ गया। मैं कमरे से निकल कर राहदारी में आ गया। बोर्डिंग हाउस का एक बहरा वहाँ से गुजर रहा था। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकाल कर इसे दिया और कहा कि मुझे आँख में दवाई डालनी है, मुझे बाजार से एक ड्रॉपर ला दो। वो नोट लेकर चला गया। मैं कमरे में बैठकर इसका इंतज़ार करने लगा। मैंने रेडियो लगा दिया और ऑल इंडिया रेडियो जम्मू से पंजाबी गीत सुनने लगा। कोई आधे घंटे बाद बैरे ने मुझे ड्रॉपर ला कर दिया। जब वो चला गया तो मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वाइन की बोतल निकाल कर इसे खोला, फिर इंतहाई एहतियात से ड्रॉपर का मुंह बोतल में डालकर इसमें जहरीली वाइन के चंद कतरे भर दिए। ड्रॉपर को आराम से मेज़ पर रखा, बोतल का ढकना बंद किया, इसे डब्बे में पैक करके दराज में रखा और ताला लगा दिया। जहरीली वाइन से भरे हुए ड्रॉपर को बड़े एहतमाम से कागज़ में लपेटकर सिगरेट की खाली डब्बी में इस तरीके से डाल दिया कि बंद कर दिया कि इस पर दबाव न पड़े। डब्बी को जेब में डाला और कमरे को ताला लगाकर जीप में बैठकर उधमपुर शहर के एक बाजार में आ गया जहां मुर्गियां वगैरह बिकती थी। जीप एक तरफ खड़ी करके मैं एक दुकान पर आ गया। एक मोटी ताज़ी मुर्गी खरीद कर इसके पाँव बंधवाए और जीप में अपनी दूसरी सीट पर डाली और वहां से रवाना हो गया। मेरा रुख शहर के वीरान इलाके की तरफ था। जब शहर के खेत खलियान पीछे रह गए और मैं एक सुनसान नशीबी इलाके में आ गया तो जीप कच्ची सड़क की एक जानिब खड़ी कर दी। बाहर निकलकर जीप का बोनेट उठाया और ये जाहिर किया कि जैसे जीप के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैंने एक नज़र इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। दूर दूर तक किसी इंसान का निशान नहीं था। अब मैं अपनी अगली सीट पर बैठ गया। मुर्गी को पकड़कर अपने घुटनों में दबा लिया। मुर्गी शोर मचाने लगी। ये इसकी ज़िंदगी की आखिरी गिड़गिड़ाहट थी। मैंने जीप से सिगरेट की डब्बी निकाल कर इसे खोला, अंदर से जहरीली वाइन वाला ड्रॉपर निकाला, एक हाथ से मुर्गी का मुंह खोल दिया। मुर्गी शोर मचा रही थी, इसकी तीखी सुरख जुबान हरकत कर रही थी। मैंने ड्रॉपर का मुंह मुर्गी के मुंह के ऐन ऊपर ले जाकर दबा दिया। साइनाइड जहर के 2-3 कतरे मुर्गी के हलक में टपक पड़े। मुर्गी को मैंने घुटनों में दबा रखा था। मेरे घुटनों को महसूस हुआ कि मुर्गी को एक हल्का सा झटका लगा है। मैंने मुर्गी के मुंह पर से हाथ हटा लिया और मुर्गी ने गर्दन नीचे डाल दी। मुर्गी आनन फानन मर चुकी थी।
खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा। मुझे ऐसे ही जहर की ज़रूरत थी। मैं जल्दी से मुर्दा मुर्गी को लेकर जीप से निकला और इसे दूर एक गड्ढे में फेंक दिया। जीप के इंजन को झुककर यूं ही 2-1 बार देखा, जैसे इंजन चेक कर रहा हूँ, और फिर बोनट बंद करके अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।